हम बात करने वाले हैं क्लास 8 के आपका ये भूगोल है जो टर्म 2 की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये आपका चैप्टर नंबर 3 जो है ये आपका टर्म 2 सिलेबस में है। और मैं बता दूं यहाँ से अगर आप इन क्वेश्चंस को करते हो तो 10 नंबर आपके मतलब कि यहाँ से अगर भूगोल से दोनों चैप्टर को करेंगे तो आपका यानी कि 10 से 15 मार्क्स का यहाँ से आप स्कोर कर पाएंगे अगर 3 सब्जेक्ट को भूगोल का आप करते हो। और मैं इसी चैनल पर बताऊँगी तीनों चैप्टर का सॉल्यूशन बिल्कुल, और आपको 15 नंबर दिला कर ही रहूँगी यहाँ पर अगर 15 नंबर का पूछेंगे तो ठीक है। तो यहाँ पर चलिए पहले क्वेश्चंस को देखते हैं, यानी कि इस चैप्टर का नाम क्या है, खनिज और शक्ति संसाधन। तो यहाँ से देखिए कि खनिज और शक्ति संसाधन, खनिज क्या है तो खनिज जैसे खोद के निकालने वाले चीज़ों को खनिज कहा जाता है, जो जमीन के नीचे से खोद के निकाला जाता है, जैसे कोयला हो गया, तांबा हो गया, ये सारी चीज़ें खनिज ही कहा जाता है। ठीक है। एंड गाइस यहाँ पर देखिए फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, मैं आपको बता ही रही हूँ, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया जाएगा, आपको वहाँ पर आंसर याद करके लिख देने होंगे। तो निम्न में से कौन लोह खनिज नहीं है, यानी लोह खनिज नहीं है, लोहा से संबंधित खनिज नहीं है। देखिए मैग्नीज भी लोह खनिज है, तांबा भी लोहा से है, बॉक्साइट भी लोहा से, बट सीसा जो है ये लोह खनिज नहीं है। आपको याद रखना है इनमें से लोह खनिज क्या नहीं है, तो सीसा आंसर हो जाएगा। देन गाइस सेकंड नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी के अंदर दबी सेलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इसको खनन क्या कहा जाता है। यानी पृथ्वी के नीचे पे जो भी चीज़ें जो मिट्टी से दब की रहती है और उसको जो हम निकालते हैं, जो खोद के निकालते हैं, उसको बाहर जो निकालते हैं, बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही खनन कहा जाता है। आई होप यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन से, अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों को जिस गहन वेधन प्रक्रिया मतलब अपनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है। यानी गहराई में, वो भी अधिक अगर गहराई में जो खनिज होता है जो दब के रहती है, अगर उसको हम निकालते हैं तो निकालने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, उसको बोलते हैं कूप मतलब कुपकी खनन। जो आसानी से मिल जाए इसको सिर्फ खनन बोलते हैं, जो उससे ज़्यादा गहराई पर हो उसको कुपकी खनन कहते हैं। ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन है यहाँ पर मतलब कि यहाँ पर दिया आधात्विक चट्टानें कहाँ पाई जाती हैं, बिना धातु वाला, यानी आधात्विक चट्टान कहाँ पाई जाती है, रूपांतरण चट्टानों में। कहाँ पाया जाता है, रूपांतरित चट्टानों के अंदर पाया जाता है। क्वेश्चन से धात्विक खनिज पाए जाते हैं, धात्विक खनिज किस प्रकार के चट्टानों में पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा अग्नेय एवं कायांतरित चट्टान, यानी अग्नेय और कायांतरित चट्टान में धात्विक जो है खनिज पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक देश। देखिए विश्व में सबसे ज्यादा मतलब कि हम कह सकते हैं बॉक्साइट जो है वो पाया जाता है, वो बॉक्साइट कहाँ पर पाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर। कौन से देश, ऑस्ट्रेलिया के अंदर। आगे है नोवा मुंडी, किरीबुरु या फिर यहाँ पर कह सकते हैं आदि किस खनिज के प्रमुख खनन केंद्र हैं, किस खनिज को निकाला जाता है यहाँ से, तो आंसर हो जाएगा नोवा मुंडी, किरीबुरु। यहाँ पर आपको जो है सबसे ज़्यादा लोह आयस का खनिज जो है प्रमुख केंद्र कहा जाता है, यानी यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर बॉक्साइट उत्पादन में भारत में झारखंड का कौन सा स्थान है। बॉक्साइट उत्पादन में भारत में जो झारखंड राज्य है वो पहला स्थान पर आता है, यानी फर्स्ट ग्रेड पर आ जाता है। ठीक है। आगे है विश्व का सबसे बड़ा आभरक उत्पादक देश। विश्व का सबसे बड़ा आभरक उत्पादक देश हमारा प्यारा देश भारत। ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन से, किस खनिज को काला सोना कहा जाता है। ऐसे नहीं कोयला को काला बोलेंगे, वो गलत है, पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है। ठीक है। कोई कोयला पे भी मार देता है, गलत है। ठीक है। आगे झारखंड में अभ्रक का उत्पादन मुख्य रूप से कहाँ नहीं पाया जाता है। झारखंड में मुख्य रूप से जो है अभ्रक का उत्पादन कहाँ नहीं पाया जाता, तो आंसर हो जाएगा गुमला के अंदर। ठीक है। आगे क्वेश्चन से, झारखंड में दो लोह इस्पात केंद्र कहाँ है। झारखंड में लोहा के इस्पात केंद्र जो है यहाँ पे एक तो है टाटा जमशेदपुर और एक है बोकारो, ये आंसर याद रखेंगे झारखंड के अंदर का। ठीक है। आगे झारखंड में लोह अयस्क नहीं पाया जाता। झारखंड में लोह अयस्क कहाँ नहीं पाया जाता है, आंसर हो जाएगा घाटशिला और कोडरमा, दोनों जगह पर जो है लोह अयस्क नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है, तो आंसर हो जाएगा कोयला। ये जो है ऊर्जा का गैर परंपरागत मतलब ऊर्जा के द्वारा बनती है, सौर ऊर्जा भी, पवन ऊर्जा भी, बट कोयला जो है ये ऊर्जा से नहीं बनती है, इसीलिए हम कह सकते हैं गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है कौन, कोयला, तो आंसर हो जाएगा कोयला। ठीक है। आगे क्वेश्चन से, बायोगैस किनके विघटन से उत्पन्न होता है। बायोगैस किसके विघटन से उत्पन्न होता है। देखिए इसमें जैविक सामग्री यानी मृदा, पेड़ पौधे, जंतुओं का अवशेष से भी बनता है, गोबर से भी बनता है, रसोई से निकलने वाले कीड़े मतलब कचरा से भी बनता है, मतलब इनमें से सभी हो जाएगा। ओके। आगे यहाँ पर रिक्त स्थान को फिल करना है, रिक्त स्थान की पूर्ति करें। देखिए तांबा कैसा खनिज है, डैश है, फिर कोयला कैसा ईंधन है, जौहरी ऊर्जा, फिर यहाँ पर दिया है क्या है ये, नवीकरण ऊर्जा, झरिया के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, कोयला एक किस प्रकार का स्रोत है, और यहाँ पर दिया है लद्दाख में पाया गया यूरेनियम कैसा संसाधन है, तो इन
फर्स्ट ऑप्शन का आंसर हो जाएगा अलो, और सेकंड का जिप्सम गौ का गैर परंपरागत है, भूतपीय है, कोयला परंपरागत, और यह संभाव्य संसाधन है। ठीक है, यहाँ तक अब हमें 2 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाएगा या 1 नंबर में भी आ सकता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है और यहाँ से हमें आंसर शुरू करते हैं। जैसे जिप्सम ईंधन क्या है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के जिन संसाधनों की उत्पत्ति जैविक तत्वों के सड़ने गलने से हुए जिप्सम ईंधन कहते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस आदि। ये क्या है, जिप्सम ईंधन है। ठीक है, मतलब जीवों के बढ़ने से बनता है। आगे क्वेश्चन से ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से हैं, तो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कौन कौन से, एक सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा, जवीय ऊर्जा और जैव पदार्थ से प्राप्त ऊर्जा, ये गैर परंपरागत शक्ति संसाधन है। ठीक है, आगे है झारखंड में बॉक्साइट उत्पादन करने वाले 2 जिलों के नाम बताइए। झारखंड में जो बॉक्साइट उत्पादन करता है वो कौन कौन से जिला है, तो आंसर हो जाएगा गुमला और लोहरदगा। ठीक है, ठीक है। एंड आगे क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, काला सोना किसे कहते हैं, हमने अभी भी जाना पेट्रोलियम को। ठीक है, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है क्योंकि पेट्रोलियम और उससे बने उत्पाद डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, मोम, प्लास्टिक और स्नेह आदि की भारी मांगे तथा यह बहुत ही ज़्यादा मूल्यवान है, इसीलिए इसको काला सोना कहते हैं। सोना से कम लेकिन काला सोना कहा जाता है। उद्योग की जननी के नाम से कौन जानी जाती है, तो उद्योग की जननी जो है ये कोयला को ही कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से प्रतिदिन आपके उपयोग में आने वाले 3 सामान्य खनिजों के नाम बताइए जो हमारे डेली लाइफ में यूज होते हैं। तांबा, ठीक है, तो कौन कौन सा है, तांबा, एल्युमिनियम, लोहा, ये डेली हम यूज़ करते हैं। देखिए तांबा के रूप में जो बिजली के तार में लगे हुए हैं करंट में, उसमें, या फिर आप मोबाइल में यूज़ करते हैं, उसमें भी तांबा का तार कहीं ना कहीं लगा होता है, रेडियो वगैरह में, टीवी वगैरह में, तो ये डेली यूज़ में होता है। एल्युमिनियम जैसे कि बर्तन वगैरह होता है, लोहा जैसे बहुत तरह, मतलब कि डेली यूजेस होता है, ये सब कॉमन चीज़ें, ये तो आपको भी मालूम होनी चाहिए। ठीक है, आगे प्राकृतिक गैस संसाधन में संपन्न 2 प्रदेशों के नाम बताएं, तो आंसर हो जाएगा भारत में त्रिपुरा और मुंबई के कुछ अप तटीय क्षेत्रों में प्राकृतिक गैस संसाधन है। ठीक है, आगे खनिज क्या है, खनिज क्या है, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले पदार्थ जिसका निश्चित रासायनिक संगठन से वह एक खनिज है, यानी निश्चित संगठन हो तो वह एक खनिज ही कहा जाता है। ठीक है, आगे खनन किसे कहते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन है ना, खनन किसे कहते हैं, तो अंदर इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सेलों से खनिजों को जो बाहर निकालते हैं, बाहर निकालने की प्रक्रिया को ही खनन कहा जाता है। खनन मतलब मुझे भी जैसे कि मतलब मान लेते हैं कि कोई चीज़ अगर पृथ्वी के नीचे जो है दबी हुई है, अगर उसको हम खोद के निकालेंगे, जो खोदने की प्रक्रिया जो हुई, इसी को खनन कहा जाता है। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है प्रेवेदन किसे कहते हैं, तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, इसी ही प्रेवेदन कहते हैं। प्रवेदन कुछ नहीं है क्योंकि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो ये पृथ्वी के सबसे गहरी जगह पर पाए जाते हैं और उन्हें बाहर जो निकालते हैं कूपों की खुदाई करके, तो इसी को ही प्रवेदन कहा जाता है। ठीक है, अब आते हैं अखनन किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा सतह के निकट, यानी सतह के निकट जो खनिज को सतह के निकट जो स्थित खनिजों को जिस प्रक्रिया द्वारा आसानी से खोद कर निकाला जाता है उसी को अखनन कहते हैं। और खनन मतलब काफ़ी गहराई, उससे भी गहराई में और चीज़ें हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन से धातुओं का पुनः चक्रण किसे कहते हैं, धातुओं का पुनः चक्रण किसको कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा बेकार पदार्थ के दोबारा उपयोग को पुनः चक्रण कहते हैं। बेकार पदार्थों के दोबारा उपयोग जो उसको पुनः चक्रण कहते हैं। जैसे कि लोहा अगर धीरे धीरे जंग लग करके वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे वो खत्म हो जाता है, अगर उसको गला के फिर नया चीज़ बनाएंगे तो वो दोबारा प्रयोग में लाया जा सकता है, इसी को कहा जाता है पुनः चक्रण। ठीक है, धातुओं का उपयोग घटाकर पुनः उपयोग करके और पुनः चक्रण करके भविष्य में होने वाले इनके संकट को टाला जा सकता है। एल्युमिनियम धातुओं जैसे पुनः चक्रण आसानी से किया जा सकता है। क्वेश्चन से ऊर्जा के 3 वैकल्पिक स्रोतों के नाम बताएं, तो कौन कौन से हैं। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत जैसे जल शक्ति, भूतापीय, परमाणु और पवन ऊर्जा, ये मतलब 3 वैकल्पिक स्रोतों के नाम है। ठीक है, आगे क्वेश्चन से यहाँ पर धात्विक खनिजों के 4 उदाहरण दीजिए। धात्विक खनिज के कौन कौन से उदाहरण है दीजिए, तो पहला है लोहा, तांबा, सोना और चांदी, ये धात्विक खनिज के 4 उदाहरण। इसमें शीशा नहीं ले सकते, वो अलो में आ जाता है। ठीक है, आगे जैव ईंधन क्या है, उदाहरण दी। जैव ईंधन यानी कोयला तथा खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जैव पदार्थों से बने हैं, इसलिए इसको कहा जाता है जैव ईंधन। जो जैव पदार्थों से मिलेगा उसी को जैव ईंधन कहते हैं। जैसे कोयला बहुत साल पहले, यानी बहुत लाखों करोड़ों साल पहले जब पृथ्वी पर मानव नहीं थे, तो उस टाइम एक ऑस्ट्राइड पत्थर गिरा होगा और पृथ्वी को जलाकर राख कर दिया होगा, जिससे पेड़ पौधे जलकर जो राख बनाता है, जीव जंतु
जंतु राख बने थे वो पृथ्वी के नीचे दबी थी, और दबने के बाद पृथ्वी का इतना ज़्यादा यानी पृथ्वी के नीचे सतह इतना ज़्यादा गर्म होता है जिससे वो गला कर या तो पेट्रोलियम गैस में बदला, पेट्रोलियम गैस में, या फिर हम कह सकते हैं कोयला में बदला। इसी को ही जैव ईंधन कहा जाता है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। आगे है आधात्विक खनिज क्या है, तो आंसर होगा जिन खनिजों से धातु नहीं प्राप्त की जा सकती है उन्हें आधात्विक खनिज कहते हैं, जैसे कोयला, अभ्रक, चूना पत्थर, जिप्सम, इसमें लोहा की कोई मात्रा नहीं पाई जाती, इसलिए इसको आधात्विक कहते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है भारत में कोयला अधिकतर कहाँ पाया जाता है, तो भारत में कोयले के प्रमुख उत्पादक देश जो है देश में आता है, लेकिन भारत में कोयला झारखंड और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा आदि राज्य में मिलते हैं भारत के अंदर, ठीक है। आगे है सेल किसे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा वे ठोस पदार्थ जिनमें भूपर्पटी का निर्माण हुआ है उन्हें सेल कहते हैं। सेल 3 प्रकार के होते हैं, अग्नीय, कांतरित और आसादी सेल, ये 3 तरह के सेल जो है पाए जाते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन से यहाँ पर दिया है विवृत खनन किससे कहते हैं, तो आंसर हो जाएगा खनिज जो कम गहराई में स्थित है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, इसे विवृत खनन कहते हैं। आगे है कुपकी खनन किसे कहते हैं, तो अभी भी हमने देखा कि अधिक गहराई पर स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहन वेधन विधि अपनाई जाती है, इसी को ही कुपकी खनन कहा जाता है। अब यहाँ से शुरू होता है आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन या 2 मार्क्स का क्वेश्चन में भी आएगा, तो जैसे लघु उत्तरीय, प्रश्नोत्तर, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा अयस्क क्या है, धात्विक खनिजों के अयस्क सामान्यतः कहाँ पाई जाती है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर सेल जिनसे खनिजों का खनन किया जाता है अयस्क कहे जाते हैं। जैसे धात्विक खनिजों में धातु कच्चे रूप में होते हैं और खनिज अग्नीय, धात्विक खनिज अग्नीय और कांतरित सेलों में समूह में पाए जाते हैं। उत्तरी स्वीडन में लो अयस्क पाया जाता है, ये आंसर हो जाएगा। अब यहाँ से आपको यहाँ पर दिया जाएगा काफ़ी मार्क्स आपको इससे स्कोर हो जाएंगे, और ये वाला क्वेश्चन जो है VBI है, आप इसको याद ही कर लेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर से जरूर देखने को मिलेगा, इस तरह वाला अंतर वाला, ठीक है, जिससे परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ पर देखिए परंपरागत ऊर्जा और गैर परंपरागत ऊर्जा का अंतर, ठीक है। तो एक साइड लिखेंगे परंपरागत ऊर्जा और एक साइड लिखेंगे गैर परंपरागत ऊर्जा। पहला है इसमें ऊर्जा के परंपरागत संसाधन है जैसे कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, जल शक्ति, अणुशक्ति आदि जो है ये क्या है परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। और अगर गैर परंपरागत की बात करें पवन ऊर्जा, जवीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, ये क्या है आपका गैर परंपरागत ऊर्जा है। अब सेकंड वाला इसमें क्या अंतर है, ये साधन समप्य संसाधन मतलब साधन है, कभी भी खत्म हो सकता है, इनका प्रयोग केवल एक बार ही किया जा सकता है, ये इसका डिफरेंट है। दूसरी ये असमप्य संसाधन है यानी इसको बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। तीसरा अंतर क्या है, इनका प्रयोग अधिक काल से हो रहा है, इनका प्रयोग आदिकाल से ही हो रहा है, ठीक है, और इनका प्रयोग हाल के समय से ही शुरू हुआ है, ये बहुत दिनों से प्रयोग हो रहा है और ये काफ़ी कम दिनों से ही प्रयोग हो रहा है। इस तरह करके आप डिफरेंट इसका निकाल सकते हो। आगे इनसे प्रदूषण होता है और इनसे प्रदूषण मतलब प्रदूषण होता है लेकिन इनसे प्रदूषण मुक्त साधन होता है, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में या तो आपको ये पूछेगा या तो धात्विक और आधात्विक खनिज में अंतर करें, यहाँ पे 5 से 6 आपको इस तरह का अंतर वाला मिलेगा और आपको इन 5 को याद करके चलना है ताकि आपका 4 नंबर ना छूटे, यहाँ से 4 या 3 नंबर बिल्कुल आपको हासिल करके ही रहना है। आगे धात्विक खनिज और आधात्विक खनिज में अंतर, तो पहला है धात्विक खनिज और यहाँ पे आधात्विक खनिज। तो हम समझेंगे गाइज यहाँ पर धात्विक खनिज में से पहला अंतर क्या है कि धात्विक खनिज वे हैं जिससे लोहा, तांबा, चांदी और सोना जैसे धातुएं निकाली जाती है। धातुएं मजबूत, तन्य और उष्मा विद्युत की सुचालक होती है। आधात्विक खनिज का बहुत व्यापक उपयोग है जैसे को होता है फॉस्फेट, पोटेशियम, पोटास या फिर नमक, सिलिका, हीरे, बालू और बजरी आधात्विक मतलब कि ये सब क्या है, ये सब आधात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं। इसका सेकंड है ये चाक्षुष यानी दृश्य प्रकाश में अपारदर्शी होता है, पॉलिश करने के परावर्तक होती है, पॉलिश करने के बाद जो है परावर्तक होती है और ये अपेक्षाकृत कमजोर तथा उष्मा और विद्युत के कुचालक तो होते हैं और प्रत्येक खनिज की अपनी विशिष्टताएं और विशिष्ट बाजार होता है। आगे यहाँ पर आपको बोला जाएगा बायोगैस और प्राकृतिक गैस में अंतर करें, तो बायोगैस और प्राकृतिक गैस में क्या क्या अंतर है, चलिए इनको देख लेते हैं। बायोगैस और इधर है प्राकृतिक गैस। बायोगैस में जैसे या कार्बनिक अपशिष्ट जैसे मृत पौधे और जंतुओं के अवशेष, पशुओं का गोबर आदि से तैयार किया जाता है बायोगैस। लेकिन प्राकृतिक गैस जो है ये पेट्रोलियम के साथ पाई जाने वाले तेल निकालने या उससे अलग होती है, यानी तेल निकालने पर या उससे क्या हो जाती है, अलग हो जाती है।
प्राकृतिक गैस। आगे है यहाँ पर क्या बोला है, जैसे यह खाना पकाने तथा विद्युत उत्पादन का घरेलू ऊर्जा स्रोत है, यानी खाना पकाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और ये इसका प्रयोग जो है घरेलू और वाणिज्य ईंधनों के रूप में किया जाता है। तीसरा इसका अंतर है कि इससे प्रतिवर्ष बड़ी मात्रा में जैव खाद्य उत्पादन होता है, बड़ी मात्रा में जैव खाद्य उत्पादन होता है और ये समाप्य संसाधन है, कभी भी समाप्त हो सकता है, ये प्रतिवर्ष नहीं बनता है, लाखों करोड़ों साल लग जाता है इसको दोबारा बनने में। ठीक है, आगे लोह और अलोह खनिज में अंतर याद करें तो यहाँ पर देखिए इस साइड है लोह खनिज, इधर है अलोह खनिज। देखते हैं जिन धात्विक खनिजों में पदार्थों में लोह अंश पाया जाता है उन्हें लोह खनिज के नाम से जाना जाता है, जैसे लोह अयस्क। और इस साइड अगर हम देखेंगे जिन धात्विक खनिजों में लोह अंश नहीं होता है, यहाँ होता है यहाँ नहीं होता है, बस इतना याद करना, उन्हें अलोह खनिज कहा जाता है, जैसे सोना चांदी आदि अलोह खनिज है। ठीक है, एंड आगे क्वेश्चन से भारत में लोह खनिज के विशाल भंडार है और यहाँ पर भारत में अलोह खनिज के मतलब भंडार जो ये सीमित है और ये विशाल है, खनिज लोह खनिज का विशाल है और ये सीमित है, मतलब उतना ज़्यादा नहीं है। तीसरा है इसका, ये भूरे रंग के होते हैं और ये विभिन्न रंग के होते हैं, ये तो केवल भूरे रंग के होते हैं लेकिन ये अलग अलग रंगों के होते हैं। ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं, तो ये प्रत्येक प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं। इनका खासियत है ये रवेदार चट्टान में और ये हर प्रकार के चट्टानों में पाई जाती हैं। आगे इनका उपयोग इस्पात उद्योग में किया जाता है, लेकिन इनका प्रयोग जो विभिन्न कामों में होता है। क्वेश्चन है दीर्घ उत्तरीय प्रश्नोत्तर, यानी कि यहाँ से आपको 5 मार्क्स तो मिलने वाला है इन सारे क्वेश्चंस को अगर आप करते चलते हो तो। 5 तरीके लिखिए जिनसे आप घर पर ऊर्जा बचा सकते हैं। ऐसे 5 तरीकों को बताओ जो घर में आप ऊर्जा को क्या कर सकते हो, बचा सकते हो। तो घर पर ऊर्जा बचाने के 5 तरीके निम्नलिखित है। पहला कि आवश्यकता ना होने पर उपकरण को बंद रखना, जैसे बिजली पंखा वगैरह जो चलती है जहाँ पे हमें जरूरी नहीं है उस टाइम उसको बंद करना है, जिससे हम इसको बचा सकते हैं ऊर्जा को। ठीक है, और आगे है आवश्यकता अनुसार कम से कम ऊर्जा का उपभोग करें, आवश्यकता के अनुसार कम से कम ऊर्जा का प्रयोग करें। आगे खिड़कियों को खुला रखकर प्रकृति समीर का अधिकतम उपयोग, जिसमें विद्युत पंखों का उपयोग ना करके ऊर्जा बचाई जा सकती है। अगर खिड़कियों को खोल कर रखेंगे तो पंखा हम नहीं चलाएंगे तो हमें प्रकृति का सुंदर सा फैन का हवा जैसा हमें मिलने वाले उससे ज़्यादा ठंडी होगी, तो हमें इससे क्या हो जाएगा कि विद्युत पंखे की जो ऊर्जा जो जलने वाले है वो कम हो जाएंगे। आगे है CFL बल्ब का उपयोग करें, CFL बल्ब का प्रयोग करें, जैसे रेड वाला बल्ब होता है उसको छोड़कर आप अगर इसको प्रयोग करते हैं इसमें कम यूनिट खाता है तो मतलब ऊर्जा खपत भी कम हो जाएगी। आगे सभी विद्युत उपकरणों की समस्या पर देखभाल करना और उचित उपयोग करना। ठीक है, ये 5 चीज़ें हैं जो हम ऊर्जा जो है घर में बचा सकते हैं। आगे कोयला एवं खनिज तेल के वितरण पर टिप्पणी लिखे, इसके वितरण पर टिप्पणी लिखना है। जैसे कोयला का वितरण कहाँ का है, विश्व में कोयले के कुल भंडार का लगभग 1/3 भाग रूस में तथा करीब 1/4 भाग संयुक्त राज्य अमेरिका में पाया जाता है। जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं राज्य अमेरिका में पाया जाता है, जैसे रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पश्चिमी यूरोप के कुछ भागों में तथा भारत में संसार के कुल क्षेत्र का 90% भाग में जो है भारत के अंदर ही पाया जाता है। आगे बात करते हैं खनिज तेल, खनिज तेल का वितरण देखिए रूस, वेनेजुएला, मैक्सिको मतलब कि लीबिया एवं नाइजीरिया एवं खाड़ी देशों में विश्व का लगभग 90% खनिज तेल पाया जाता है। भारत में यह असम, महाराष्ट्र एवं गुजरात आदि में पाया जाता है भारत के अंदर। आगे बात करते हैं 3rd नंबर, ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत पर टिप्पणी करें। तो ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत क्या क्या है इस पर टिप्पणी करना, जैसे प्रमुख वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, इसको हमने पहले भी देखा था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा परंपरागत ऊर्जा का एक बेहतर विकल्प है, यानी बेहतर ऑप्शन है। ठीक है, या ऊर्जा का व्यापक एवं नवीकरणीय स्रोत है। व्यापक और नवीकरणीय मतलब कि हर रोज आपको मिलने वाला है। भारत में अनेक स्थानों पर सौर ऊर्जा केंद्र की स्थापना की गई है। यह 1987 में गुजरात के भुज स्थित माधोपुर में भारत का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा केंद्र जो स्थापित किया गया है। सौर ऊर्जा का एक विशाल संभावनाओं वाला स्रोत है। भारत में सौर ऊर्जा की सहायता से प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में 20 किलोवाट विद्युत उत्पादन संभव है सौर ऊर्जा के माध्यम से। ठीक है, आगे है पवन ऊर्जा। पवन ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है, यानी ये भी एक नवीकरणीय स्रोत है। नवीकरण मतलब बार बार प्रयोग में लाया जा सकता है। पवन ऊर्जा के क्षेत्र का विश्व में 5वां स्थान है। जनवरी 2001 तक भारत ने 1507 मेगावाट की ऊर्जा स्थापित कर ली थी और 2012 तक पवन ऊर्जा ने 5000 मेगावाट ऊर्जा को उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया है।
वर्तमान में हमारे पास पवन ऊर्जा के संसाधन मौजूद हैं, उनमें से 45,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। आगे है बायोगैस। बायोगैस को नवीकरणीय ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत माना जाता है। इसमें 55 से 75% तथा मीथेन गैस होती है। 55% यानी 55 से 77% तक मीथेन यानी कि CH4 गैस जो है इसमें पाया जाता है। इस प्रौद्योगिकी के लिए पशुमल का उपयोग किया जाता है। पशुमल, ठीक है। भारत में विश्व का सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है, इसीलिए यह क्षेत्र जो है असीम संभावनाएं विद्यमान है यहाँ पर। आगे भूतपीय ऊर्जा। भूतपीय ऊर्जा क्या है? तो भूतपीय ऊर्जा धरती के भीतर भाग में ताप ऊर्जा का एक विपुल भंडार है। इसके लिए देश भर में 340 भूतपीय गर्म झरनों की पहचान की गई है। तो यहाँ तक हमने इस चैप्टर से जितने आपके टर्म 2 में आने वाले क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चंस को हमने बताया। शॉर्टेस्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस, यहाँ से 1 नंबर, 2 नंबर, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स, सभी तरह के क्वेश्चंस आपको बताया गया है। अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखते हो तो आपका क्वेश्चन जो है यहाँ से एक भी छूटने वाला नहीं है। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना